Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कराया था। आज मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करा रहा हूँ, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, एप्लीकेशंस करा रहा हूँ। बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस में अप्लाई करके उनकी वजाहत करेंगे। सबसे पहले है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मीन सेम, बार मीन प्रेशर, बार इज आल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। वैसे बार बेटा पश्तो का भी वर्ड है, हमें तो खैर नहीं पता, आप ज़रा थोड़े से अपने बड़ों से, गांव के जो बड़े उनसे पूछिए, वो ये लगा या प्लाने सड़े दुमरा बार वज़न ओडेशी, वज़न बार बार दोनों बोझ ओडेशी, प्रेशर ओडेशी। तो बार इज़ बेसिकली द यूनिट ऑफ प्रेशर। आइसोबैरिक प्रोसेस मीन वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर मैं नीचे से एक गैस है, उसको नीचे से हीट दे रहा हूँ और ऊपर मैंने उस सिलेंडर के ऊपर कुछ वज़न रखा है। ये वज़न और सिलेंडर का अपना वज़न जो है, इसकी मिसाल ये हो गई कि गैस के ऊपर क्या है जनाब, ये प्रेशर है। अब मैं हीट दे रहा हूँ लेकिन मैं ऊपर वज़न को चेंज नहीं कर रहा हूँ। जब वज़न को चेंज नहीं कर रहा हूँ और नीचे से हीट दूंगा तो पिस्टन ऊपर होता जाएगा। अब इस केस में मैं हीट दे रहा हूँ, पिस्टन ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2 तक, लेकिन ऊपर से मैंने प्रेशर चेंज नहीं किया। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। सो व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस? द प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस. In order to perform an isobaric process, let us consider a gas which is enclosed in a cylinder having non-conducting walls, non-conducting frictionless immovable piston and heat conducting base. ये sentence आपने खामखा कहना होगा कि non-conducting walls हैं, base जो piston है वो भी non-conducting frictionless है। ये मैं क्यों कहूँगा? क्योंकि first law of thermodynamics की ये assumptions में थी, अगर आपको याद हो तो। So आप क्या कहेंगे? What is isobaric process? The process at constant pressure is known as isobaric process. In order to explain this process, let us consider a gas which is enclosed in a cylinder having non-conducting walls, non-conducting frictionless immovable piston and heat conducting base. Suppose delta Q is the amount of heat which is given to the gas at constant pressure. The pressure on the gas can be kept constant by not changing the weight on the piston. If you are not changing the weight, it means that you are keeping the pressure constant. So suppose delta Q is the amount of heat which is given to the gas at constant pressure. This heat will increase the volume of the gas from V1 to V2. और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। यहाँ टेम्परेचर गैस का T1 है, यहाँ बढ़कर T2 हो जाएगा। टेम्परेचर में चेंज होने का क्या मतलब है? कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया है। वॉल्यूम चेंज होने का क्या मतलब है? कि वर्क हो गया, पिस्टन ऊपर चला गया। मैं ये वर्क मालूम करना चाहता हूँ। सपोज पिस्टन ये है और यहाँ से पिस्टन ऊपर होकर यहाँ चला गया। जितना पिस्टन ऊपर चला गया इसको मैं डेल्टा वाई कह रहा हूँ। ज़रा सोचे, गैस के मालिक्यूल पिस्टन ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, पिस्टन ऊपर जा रहा है, आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा वो हरकत करेगा, तो इसका मतलब है आप उस पर क्या कर रहे हो? वर्क का फार्मूला है एफ एस कास थीटा। फोर्स जनाब गैस के पार्टिकल ऊपर लगा रहे हैं, फासला भी ऊपर तय हो रहा है, दरमियान में एंगल 0 है, का 0 इज इक्वल टू 1, तो लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फोर्स, ये फोर्स जो मॉलिक्यूल गैस के पिस्टन पे लगा रहे हैं, इस फोर्स को अगर आप एरिया पे डिवाइड करो, दैट इज नोन एज प्रेशर। इसका मतलब है कि फोर्स निकालने का तरीका क्या होगा? F इज इक्वल टू ए, उधर जाकर पी ए आ जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन में, वर्क वाली इक्वेशन में, F की बजाय P इंटू ए लगाकर, S से मुराद है वो फासला जो पिस्टन ऊपर तय कर रहा है, वो डेल्टा वाई है, F की बजाय ये लगा दी, इसकी बजाय ये लगा दी, तो प्रेशर, एरिया और डेल्टा वाई आ जाएगा। एरिया इंटू डेल्टा वाई, एरिया इंटू हाइट। व्हाट इज दिस एरिया इंटू हाइट? वॉल्यूम। मैं कहता हूँ लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई, वॉल्यूम। लंबाई ज़रबे चौड़ाई इज एरिया, एरिया के साथ सिर्फ तीसरी हाइट मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, ये कौन सी हाइट है? ये टोटल हाइट नहीं है, ये सिर्फ ये वाली हाइट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो वॉल्यूम होगा वो भी वही वॉल्यूम होगा जो सिर्फ इस इलाके में है। इस इलाके वाले वॉल्यूम का क्या मतलब है? ये चेंज इन वॉल्यूम है। गैस का ये सारा इनिशियल वॉल्यूम है, ये सारा फाइनल वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ से लेकर ऊपर जितना वॉल्यूम होगा दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। बेटा डेल्टा वाई सिर्फ हाइट है। सपोज पिस्टन यहाँ पे था
और पिस्टन यहां से ऊपर होकर इधर चला गया, तो इस हाइट को डेल्टा वाई कहते हैं। लेकिन इस हाइट की वजह से सिलेंडर के अंदर जितनी जगह ज्यादा हो गई है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। तो जनाब एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम है जनाब? चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो वर्क आ जाएगा, वर्क का फार्मूला प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो जनाब मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, मैं इसमें पुटिंग करूँगा तो क्या होगा, डेल्टा यू आ जाएगा प्लस डेल्टा डब्ल्यू जो है वो मेरे पास किसके बराबर आ गया, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। नाउ दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द system is used in two cases. Some part of the heat is used to increase the internal energy of the system, due to which the temperature of the system will increase, and the remaining part of the heat will be used by the gas to do some work on the piston. तो जनाब ये मेरे पास आइसोबैरिक प्रोसेस है। इस आइसोबैरिक प्रोसेस में जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, सपोज मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूं, ये मेरे पास प्रेशर है और ये मेरे पास वॉल्यूम है। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूं जनाब, प्रेशर कांस्टेंट है, तो सपोज ये मेरे पास ए पॉइंट है इनिशियल, तो मैं फाइनल पोजीशन पे भी ऐसा पॉइंट लूंगा जो प्रेशर सेम हो। प्रेशर से मुराद हाइट है, तो इस हाइट के बराबर दूसरा पॉइंट ले लो बी, तो ये दोनों हाइट सेम है, दोनों प्रेशर सेम है, तो यहां से लेकर यहां तक जो ग्राफ होगा ये मुझे शो करेगा आइसोबैरिक प्रोसेस का ग्राफ। इस पॉइंट को जनाब मैं कहूंगा पी V1 T1, इसको मैं बोलूंगा P V2 T2। स्टेट वेरिएबल्स लगाऊंगा जिससे हम सिस्टम की हालत को डिस्क्राइब करते हैं, या स्टेट फंक्शन जिसको कहते हैं। P के लिए मैं 1 2 नहीं लगा रहा बिकॉज प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ दिस इज द ग्राफ फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। याद रखिए, अगर मैं हीट देने की बजाय, मैं यही सिलेंडर ले रहा हूं, मैं हीट देने की बजाय हीट ले लूं, तो पिस्टन ऊपर जाने की बजाय नीचे आएगा, तो ये भी माइनस आ जाएगा। पिस्टन नीचे आने का मतलब है वर्क भी नेगेटिव हो जाएगा। गैस गर्म होने की बजाय ठंडी हो जाएगी, डेल्टा यू भी माइनस में आ जाएगा। तो फिर मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा क्यू और डेल्टा यू और पी डेल्टा वी जो है सब के साथ फिर मुझे माइनस 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 का निशान लगाना पड़ेगा। नाउ अगेन दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट दिस इज फॉर आइसोबैरिक कंप्रेशन। This is first law of thermodynamics. This is for isobaric expansion. कंप्रेशन हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं इसलिए मैंने बता दिया। कंप्रेशन के केस में क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो फिर आप इसको V1 V2 कहोगे और V1 और T1 कहोगे और इसको V2 T2 कहोगे। अब देखें इस केस में व्हाट इज दिस डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक जो फासला है दैट इज V1, और यहीं से लेकर यहां तक जो फासला है दैट इज V2। तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल कम है, दैट इज आइसोबैरिक एक्सपेंशन। अगर कंप्रेशन होगा तो मैं इसको 1 1 कहूंगा, इसको 2 2 कहूंगा। तो हो सकता है MCQs आपके पास आए, ग्राफ आए कि भाई ये ग्राफ किसका है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन का है, कंप्रेशन का है, तो ग्राफ से भी पता चल सकता है। आपको आइसोबैरिक एक्सपेंशन दिया गया है, कंसेप्ट चेक करने के लिए आइसोबैरिक कंप्रेशन के का पूछ ले एंट्री टेस्ट में, तो कम से कम आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब इस केस में ये सारा V2 है, ये सारा V1 है, तो यहां से लेकर सिर्फ ये कितना हो जाएगा, जाहिर है V2 माइनस V1 यानी ये डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ के नीचे जितनी जगह है ये जगह है, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो जनाब इसका एरिया किसके बराबर होगा, ज़रा सोचिए, ये तो एक रेक्टेंगल बन गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ मेरे पास डेल्टा वी है और ब्रेड्थ मेरे पास हाइट यानी प्रेशर है पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी किसके बराबर है, वर्क। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन पी एंड वी, देन एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ के नीचे जो जगह होगा उसका एरिया निकालो, एरिया अंडर द ग्राफ विल बी इक्वल टू द वर्क डन इन दिस केस। अगर ये V1 T1 और ये V2 T2 है, इसका मतलब है द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। अगर ये 1 1 ये 2 2 है, इसका मतलब है पिस्टन नीचे आ रहा है, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। सो जनाब ये सारा का सारा आइसोबैरिक प्रोसेस था, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस इक्वेशन का सहारा लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सहारा लिया। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पहली एप्लीकेशन थी, आइसोबैरिक प्रोसेस। जनाब
मैं एक दूसरा प्रोसेस है वो ले रहा हूं जिसको अब हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। कोर असल में कहते हैं वॉल्यूम को, यानी जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर आप देखें तो ये हमारी पश्तो जुबान के लफ्ज से मिलता जुलता है। वहीदा जमा कोर दे, ये मेरा घर है। घर का क्या मतलब है? घर का मतलब है जगह, रहने की जगह, वॉल्यूम, जहां पे हम रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे भूल भी जाए तो कोर का मतलब है घर का कोर। अलग जमा कोर दे, कोर मीन जेद है, जगह है, वॉल्यूम है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? आइसोकोरिक प्रोसेस है, सॉरी, what is isochoric process? The process in which the volume of the system remains constant. अब वॉल्यूम को कैसे कांस्टेंट रखोगे? सपोज वही काम है, आप सिलेंडर ले लो, सिलेंडर के अंदर रखी हुई गैस ले लो, अब नीचे से हीट दे दो। जब हीट दोगे तो पिस्टन ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि हम पिस्टन को फिक्स करेंगे। अब फिक्स का ये मतलब नहीं है कि यहां से कीले लगा दो, कीले लगाओगे सिलेंडर खराब हो जाएगा, या किसी एल्फी वगैरह से या किसी रस्सी वगैरह से बांधो, नहीं, ये तरीका नहीं है बेटा। वॉल्यूम कांस्टेंट करने का तरीका ये कि नीचे से जब आप हीट दोगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा, तो आप कहीं से छोटा सा वजन उठाकर पत्थर उठाकर उसके ऊपर रख दो, तो फिर पिस्टन ऊपर नहीं जा सकता। नीचे से मजीद हीट दे दो, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, एक और पत्थर उठाकर रख दो, यानी वजन बढ़ा दो, हीट देते जाओ, ऊपर से प्रेशर बढ़ाते जाओ, तो पिस्टन नीचे से ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो वॉल्यूम का, तो फिक्स पिस्टन का तरीका ये होता है। अब इस केस में हम जो हीट देंगे, याद रखो पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा, तो इस केस में वर्क जो होगा वो कितना होगा? 0। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम इस्तेमाल करेंगे डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो वर्क इस केस में 0 होगा। नाउ दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। लेकिन ये क्या है? ये आइसोकोरिक हीटिंग है, एक्सपेंशन नहीं है। आइसोबैरिक एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों थे, इसमें एक्सपेंशन नहीं है। एक और तरीका ये है कि आप सिलेंडर लेकर उसको नीचे से हीट उससे ले लो, यानी हीटिंग ना करो, कूलिंग करो, तो फिर डेल्टा Q प्लस नहीं माइनस आ जाएगा। जब आप हीट लोगे तो पिस्टन नीचे आने शुरू हो जाएगा। मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखना चाहता हूं, तो ऊपर से प्रेशर को आप कम कर दो, वजन बढ़ाओ नहीं, कम करो। नीचे से हीट लेते जाओ, ऊपर से वजन कम करते जाओ, पिस्टन अपनी जगह पर रहेगा। इसका मतलब ये है कि इस केस में अंदर हीट ले रहे हो तो गैस के मालिक्यूलों का टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो ये माइनस। नाउ दिस इज फॉर आइसोकोरिक कूलिंग। अगेन ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में ये है। तो मेरे टॉपिक का नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। In order to explain this process, let us consider gas which is in closeness cylinder having non-conducting walls, non-conducting and fixed piston. Fix यहाँ पे लेना है, fix का मतलब ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे। Suppose delta Q is the amount of heat which is supplied to the system at constant volume. The volume of the gas can be kept constant by supplying heat and by increasing weight pressure on the piston. In this case, the volume of the system will remain constant. Since in this case neither the work is done on the system nor by the system, so delta W in this case will be 0. Delta Q is equal to delta U, खत्म हो जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा। Now this is first of thermodynamics for isochoric process. अब अगर इस केस में मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो जनाब ये मेरे पास P है, ये मेरे पास V है, P हम Y एक्सिस पे ले रहे हैं, तो जनाब इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम का मतलब है ये चीज़, तो ये एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, जितना फासला ये है वॉल्यूम उतना ये भी है, इन दोनों को मिला दो, इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट। इसको मैं बोलूँगा P1 V और T1, P2 V और T2। वॉल्यूम को V1 V2 नहीं कहता, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो P1 यानी यहाँ से लेकर ये वाला हाइट जो है P1 है, प्रेशर है, ये वाला हाइट P2 प्रेशर है, तो P2 ज़्यादा है। P2 ज़्यादा का मतलब ये है कि हम प्रेशर ज़्यादा कर रहे थे, फाइनल प्रेशर ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो होगा ये हीटिंग वाला होगा, कूलिंग वाला होगा, तो यहाँ 1 1 यहाँ 2 2 लगा दो। अब ज़रा देखो इस केस में ग्राफ के नीचे जस्ट एक लाइन आ रही है, लेंथ आ रही है, लेकिन उसकी ब्रेड्थ नहीं है, ब्रेड्थ 0 है। तो अगर वर्क इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया मेरे पास 0 आ जाएगा। मैंने बताया था कि एरिया अंडर द ग्राफ बराबर होता है वर्क। इस केस में एरिया अंडर द ग्राफ 0 है, इसका मतलब है वर्क 0 है। तो जनाब ये मेरे पास दूसरा प्रोसेस हो गया, जिसको अब हम बोलेंगे जनाब कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस।
इसमें भी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जनाब क्या हो जाएगी, एप्लीकेशंस हो जाएगी। मेरे पास तीसरा प्रोसेस आ जाएगा आइसोथर्मल। आइसो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब इस केस में इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक सिलेंडर ले लूंगा और सिलेंडर के अंदर गैस होगी। मैं सिलेंडर के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम कर देता हूं। कम करने से क्या होगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा, गैस एक्सपैंड हो जाएगी। मुझे ये बताएं, एक्सपेंशन से गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? अक्सर लोग इस पे सोचते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी ऐसा करने से गैस के मालिक्यूल दूर हो जाते हैं। मैं कहता हूं बेटा, टेम्परेचर के फार्मूले में गैस के मालिक्यूलों के दरमियान जगह का जिक्र नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, याद रखिए, जब आप ऊपर से प्रेशर कम करेंगे तो पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा। नीचे से ऊपर जाने का क्या मतलब है, गैस के मालिक्यूल उस पर फोर्स लगाकर उसको ऊपर कर रहे हैं, यानी गैस के मालिक्यूल उस पर वर्क करेंगे। इस वर्क की वजह से गैस के मालिक्यूल अपनी कुछ इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है गैस के मालिक्यूल अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करके पिस्टन पे काम करके पिस्टन को ऊपर तो उठा लेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल कर ली, जिसकी वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई है। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब है कि गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्सपेंशन से गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। जब आप गैस को कंप्रेस करते हो, कंप्रेशन से गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। क्यों? जब आप कंप्रेशन करते हो, अब पिस्टन जो है वो गैस पे काम कर रहा है। जब पिस्टन गैस पे काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि पिस्टन गैस के मालिक्यूलों को एनर्जी दे रहा है। मैं किसी बॉडी पर काम करूंगा तो उसको एनर्जी दे रहा हूं। इसका मतलब है इसकी एनर्जी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो याद रखिए, ड्यूरिंग एक्सपेंशन द गैस पार्टिकल्स विल डू सम वर्क ऑन द सराउंडिंग. Due to this work, they will use their own internal energy, which will cause a fall in the temperature of the gas particles during compression. Now, the surrounding will do some work on the system. Surrounding is doing some work, mean the surrounding is supplying some energy to the system, which will cause the increase in the internal energy of the particles of the system, which will cause a rise in the temperature of the system. So we can say that whenever a gas has been compressed, its temperature will increase, and whenever a gas has been expanded, its temperature will decrease. तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप इसको थोड़ा सा ऊपर प्रेशर कम करेंगे, गैस एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सपेंशन से गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहता हूं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए उतनी ही नीचे से हीट दे दो। हीट मिलने से गैस के मालिक्यूलों की इंटरनल एनर्जी फिर बढ़कर उतनी हो जाएगी जितनी ओरिजिनल थी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ऊपर से प्रेशर कम करते जाओ, नीचे से हीट देते जाओ, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर मैं ऊपर से प्रेशर ज्यादा करूंगा, प्रेशर ज्यादा करने से गैस के मालिक्यूलों की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो फिर नीचे से हीट ले लो। तो ऊपर से प्रेशर बढ़ाते जाओ, नीचे से हीट लेते जाओ, अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस है, बट दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। हमारे कोर्स में कंप्रेशन नहीं एक्सपेंशन, इस वजह से मैं एक्सपेंशन कराऊंगा। तो इस केस में मैं नीचे से हीट दूंगा, ऊपर से प्रेशर कम करता जाऊंगा। अच्छा, मुझे बताएं इस केस में टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट? टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब है कि टेम्परेचर में चेंज नहीं है। इसका मतलब है मालिक्यूलों की इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं है। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊंगा तो डेल्टा यू इस केस में मैं जीरो कर दूंगा। इसका मतलब है मेरे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। नाउ दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब है इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज टोटली यूज्ड बाय द सिस्टम to do work on the surrounding. In this case, the amount of heat given to the system is only used to increase the temperature. In this case, a part of the heat is used in doing work. In this case, the total amount of heat will be used to do the work. This process is known as isothermal process. अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ तो हीट देने की बजाय लोगे माइनस, पिस्टन नीचे आएगा माइनस, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। सो व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट
In order to perform this process, let us consider a gas which is enclosed in a cylinder having non-conducting walls, non-conducting frictionless and movable piston, and heat-conducting base. Suppose delta Q is the amount of heat supplied to the gas at constant temperature. The temperature of the gas can be kept constant by supplying heat and removing weight, decreasing pressure from the piston. In this case, since the temperature of the system remains constant, so the change in internal energy of the system will be zero, because the internal energy of the system will neither increase nor decrease. So the change will be zero. Now applying first law of thermodynamics, putting delta U is equal to 0, I will get this equation. This is the form, first law of thermodynamics for isothermal process, which shows that the amount of heat supplied to the system in this case would totally used to do work by the system on the surrounding. याद रखें, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है. टेम्परेचर किस में कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर जनाब बॉयल्स लॉ में भी कांस्टेंट होता है. इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस इज आल्सो नोन एज बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या होता है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसका मतलब है अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो PV इसका ग्राफ उसी तरह आएगा हाइपरबोलिक जिस तरह बॉयल्स लॉ का था. बॉयल्स लॉ का था, इसको मैं बोलूँगा P1, V1 और T. इसको बोलूँगा P2, V2 और T. ठीक है, P2 फाइनल प्रेशर है. फाइनल प्रेशर हाइट से मुराद प्रेशर है, तो फाइनल प्रेशर कम है, प्रेशर कम करो. अगेन इस केस में जितना इसके नीचे जगह होगी दैट इज बराबर होगा वर्क. आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ये वर्क निकालो, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइपरबोलिक शेप है और एरिया निकालना मुश्किल है. पता चलना चाहिए कि ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो वर्क शो कर रहा है. इस ग्राफ को हम आइसोथर्म भी कहते हैं. क्यों आइसोथर्म कहते हैं? क्योंकि ये वो ग्राफ है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उस वक्त हासिल होगा. नाउ दिस इज द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. बिल्कुल इसी तरीके से जनाब मेरे पास लास्ट एक प्रोसेस आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. व्हाट इज एडियाबैटिक? देखो सब में मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई कर रहा हूं. व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस अगर आपको याद हो, एडियाबैटिक वॉल्स, वो दीवारें जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती. सो व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी कैन नाइदर एंटर द सिस्टम नॉर लीव द सिस्टम. That process is known as adiabatic process. In order to perform adiabatic process, let us consider a cylinder. Let us consider a gas which is enclosed in a cylinder having non-conducting walls, non-conducting frictionless and movable piston, non-conducting base. सबको non-conducting कर दो. Since the system is totally isolated from its surrounding, it means neither the heat energy can enter nor leave the system. So we can say that this is an adiabatic process. लेकिन जनाब हम क्या हैं, अब हीट तो दे नहीं रहे. इन दिस केस डेल्टा Q विल बी इक्वल टू 0. लेकिन मैं थर्मोडायनेमिक्स में हूँ, वर्क लेना चाहता हूँ. वर्क लेने के लिए मैं ऊपर से प्रेशर कम करूँगा. I will decrease the pressure from the piston. By decreasing the pressure from the piston, the gas will do some work on the piston. In doing this work, the internal energy of the gas particles will be used, due to which the internal energy will decrease, which will cause a fall in the temperature of the gas. तो इस केस में अगेन काम हो रहा है, लेकिन काम किस पे हो रहा है? गैस के मॉलिक्यूल अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं. अप्लाइंग फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें डेल्टा Q 0 है. अगर डेल्टा U इधर ले आऊं ये माइनस हो जाएगा, डेल्टा W उधर ले आऊं तो वो माइनस हो जाएगा, दोनों सही है. Now this is for adiabatic expansion, this is for adiabatic compression. देखें इस केस में क्या हो रहा है, मैं प्रेशर ऊपर कम कर रहा हूं तो गैस के मॉलिक्यूलों की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं. इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब है डेल्टा U माइनस में होगा. अगर मैं ऊपर से प्रेशर ज्यादा करूंगा तो गैस गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डेल्टा U फिर प्लस में होगा. लेकिन उस केस में फिर पिस्टन नीचे आएगा, वर्क माइनस में होगा. इस केस में बात समझ आ रही है ना? इस केस में पिस्टन ऊपर जा रहा है, वर्क पॉजिटिव है. हमारे कोर्स में कंप्रेशन नहीं है. Now this is first law of thermodynamics for adiabatic process. This law states the negative sign of delta U shows that the internal energy of the system will decrease because the gas will do work on the surrounding at the cost of its internal energy by using its internal energy. बेटा अगर इस केस का ग्राफ में अच्छा इसका भी अपना एक लॉ है, PV पावर गेमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको बॉयल्स एडियाबैटिक लॉ कहते हैं. ये गेमा
अगर आपको याद हो, मैंने कहा था गेमा बराबर होता है CP डिवाइडेड बाय CV, इससे पहले वाले लेक्चर में, ये वही गेमा है। मुख्तलिफ गैसेस के लिए गेमा की वैल्यू मुख्तलिफ होती है। इसके लिए जो ग्राफ है अगर आप देखें तो यहाँ पे PV ऊपर पावर 1 है, यहाँ पे आमतौर पर अगर मैं हवा ले लूँ 1.42 है, जिस तरह लैप्लास करेक्शन में हमने पढ़ा था, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसके ग्राफ और इसके ग्राफ में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करना चाहते हो इस एडियाबैटिक का, तो वो ग्राफ आप इस तरह कर सकते हो कि ये P है, V है, बिल्कुल इसी तरह आएगा। लेकिन इसमें कर्व थोड़ा सा कम है और उसमें कर्व थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब ये है कि ये आइसोथर्मल है, अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद ज़्यादा कर्व कर दूं तो वो एडियाबैटिक हो जाएगा। दूसरा फ़र्क ये है कि ये P1 V1 T था, जबकि यहाँ पे P1 V1 T1, P2 V2 T2। मैं ऊपर से प्रेशर क्या कर रहा था, सिलेंडर के कम कर रहा था, प्रेशर चेंज हो रहा था। पिस्टन क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, V भी चेंज हो रहा था। अंदर गैस का टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, T भी चेंज हो रहा था। तो इस वजह से ये P1 V1 T, वो P1 V1 T1, ये फ़र्क है एक। दूसरा फ़र्क कर्व में है। नाउ दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा अगर आप इन सारे प्रोसेसेस को डिस्कस करें थर्मोडायनेमिक्स के उसूल से, थर्मोडायनेमिक्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दें वर्क में, तो इस लिहाज से एडियाबैटिक प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गैस अपना नुकसान करके, अपनी एनर्जी इस्तेमाल करके वर्क कर रहा है हमारा, हमें तो वर्क की ज़रूरत है, वर्क हो रहा है, तो सबसे बेहतरीन प्रोसेस ये है। दूसरे नंबर पर आइसोथर्मल आ रहा है कि मैं जितनी हीट दे रहा हूँ वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, और उसमें तो मैं हीट भी नहीं दे रहा फिर भी वर्क हो रहा है, तो सबसे बेहतरीन। उसके बाद दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे आइसोबैरिक है, मैं जो हीट दे रहा हूं उसका कुछ हिस्सा वर्क में, फिर भी वर्क तो हो रहा है ना, इस केस में तो वर्क ही नहीं हो रहा। तो सबसे बेस्ट प्रोसेस एडियाबैटिक है, उसके बाद आइसोथर्मल है, उसके बाद आइसोबैरिक है, उसके बाद आइसोकोरिक है। यही वजह है कि आगे जाकर हम साइकिल्स पढ़ेंगे, कार्नाट साइकिल पढ़ेंगे जो सबसे बेस्ट है। और बेस्ट क्यों है? क्योंकि उसने बेस्ट प्रोसेसेस लेकर उसको इस्तेमाल किया था। बेस्ट प्रोसेसेस में एक एडियाबैटिक है और एक आइसोथर्मल है, इन दोनों की मदद से उसने किया था। वक्त आने पर आपको वो भी मैं बता दूंगा, फिलहाल यहाँ तक काफ़ी है कि सबसे बेहतरीन वो है, फिर ये है। बेटा ये 4 प्रोसेसेस हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से, इसलिए इनको एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। एक 5वीं एप्लीकेशन भी है बेटा। 5वीं एप्लीकेशन वो ये है कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपको याद हो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अब इस चीज़ को मैं प्रूव कर रहा हूँ, और इसको प्रूव करने के लिए भी मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सहारा लूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक एप्लीकेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 5 एप्लीकेशंस हैं, ये 5वीं भी करवा देता हूँ। तो इससे आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला किस्सा है वो इख्तिताम को पहुँच जाएगा। तो चले जनाब ये 5th एप्लीकेशन भी कर लेते हैं। अगर आपको याद हो, व्हाट इज Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट इज Cv मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम आमतौर पर क्या लेते थे, हम सिलेंडर में 1 मोल गैस ले लेते थे। हम मैं 1 नहीं, जनरली N ले रहा हूँ। टेम्परेचर में हम इजाफा कितना करते थे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जो मैं C की वैल्यू बताता था, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, याद है। तो मैं कुछ ना कुछ हीट दूंगा, किसके बराबर होगा, NC डेल्टा T, क्योंकि C का फार्मूला मैं बता चुका हूँ, और मैं नंबर ऑफ मोल 1 चेंज इन टेम्परेचर 1 लेता था, तो मोलर हीट कैपेसिटी कहता था वो अमाउंट ऑफ हीट है, अगर याद हो तो। अगर 1 नहीं होगा तो ये इक्वेशन है, N डेल्टा T उधर जाकर C के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। अब यही सिलेंडर आप ले लो, 2 दफ़ा ले लो, अगेन वही N ले लो, वही चेंज इन टेम्परेचर 1 ले लो जितना यहाँ है, और अगेन हीट दे दो। लेकिन ज़रा सोचें, आप इसको प्रूफ कर रहे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेरी सिंपल। मुझे ये बताएं कि इस चीज़ में कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे। 2, एक कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक दफ़ा कांस्टेंट प्रेशर ले लो, एक दफ़ा कांस्टेंट वॉल्यूम ले लो।
कौन सा प्रोसेस पहले लेना है? लाजमन सी बात है जो आसान सा हो, आसान लोग पहले लेते हैं। आसान कौन सा होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम ले लूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर आपको याद हो वर्क कितना होता था? 0। इसलिए मैं सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस लूंगा। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हम जो हीट देंगे डेल्टा क्यूवी हो जाएगा, इस सी को भी सीवी कह देता हूं। तो जनाब जब मैं इसको हीट दूंगा ज्यादा करता जाऊंगा, जिस तरह भी मैंने बता दिया। अच्छा, इस केस में अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। मेरे केस में, इस केस में डेल्टा डब्ल्यू मेरे पास कितना है? 0। डेल्टा क्यू की बजाय डेल्टा क्यू वी कर दूंगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहा हूं। डेल्टा क्यू वी किसके बराबर है? एन सी वी डेल्टा टी। एक प्रोसेस हो गया। अब कौन सा प्रोसेस कर दो? कांस्टेंट प्रेशर वाला। देखो कॉमन सेंस, दो प्रोसेस है, दोनों करो। पहले कौन सा? आसान ये था। कांस्टेंट प्रेशर के केस में जब हम हीट देंगे, कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब? ऊपर से प्रेशर चेंज नहीं करेंगे। जब प्रेशर चेंज नहीं करेंगे तो जब हम हीट देंगे तो पिस्टन भी ऊपर जाकर कुछ ना कुछ वर्क हो जाएगा। अगर याद हो तो मैं बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। तो इस केस में वर्क भी हो रहा है। डेल्टा क्यू को डेल्टा क्यू पी कह दूंगा, यहां पे सी पी लगा दूंगा। यहां पे याद रखें मैं ज्यादा एक्स्ट्रा हीट दूंगा क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम है। सपोज यहां पे टेम्परेचर में चेंज करने के लिए मुझे 50 जूल एनर्जी की जरूरत है, तो यहां पे मैं 50 नहीं 70 जूल एनर्जी ले लूंगा क्योंकि यहां पे मैं जो एनर्जी दूंगा तो वो सारी की सारी एनर्जी टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, कुछ ना कुछ वर्क में भी आ जाएगी। तो 70 में से 20 जूल से वर्क हो जाएगा, 50 जूल से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो 50 जूल से टेम्परेचर बढ़कर उतना ही बढ़ जाएगा जितना यहाँ था। मैं टेम्परेचर में चेंज दोनों जगहों पर सेम रखना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी वर्क में इस्तेमाल हो रही है तो इस वजह से वहाँ पे मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये मैं बात पहले कह भी चुका हूँ, CV कम होता है CP ज़्यादा हो। जब CP ज़्यादा होता है तो मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़्यादा आएगा इससे। अब अगर इस केस में मैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल करूं, सो व्हाट इज फर्स्ट? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू को मैं डेल्टा क्यू पी कहूंगा। अच्छा, यहां पे चेंज इन टेम्परेचर और यहां पे चेंज इन टेम्परेचर क्या है? सेम। जब दोनों केसेस में चेंज इन टेम्परेचर सेम है तो दोनों केसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम। इसका मतलब है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैं निकाल चुका हूं कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, लेकिन यही मैं इस्तेमाल कर सकता हूं फॉर कांस्टेंट प्रेशर के केस में भी, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज दोनों में मैं सेम रखना चाह रहा हूं। तो जनाब डेल्टा क्यूपी वो मेरे पास है एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा यू वही लगा दो। वर्क मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जो वर्क होता है नीचे से ऊपर जब जा रहा है, वर्क का फार्मूला P डेल्टा V मैंने निकाला था, अगर आपको याद हो तो आइसोबैरिक प्रोसेस में। डेल्टा V का क्या मतलब है? V2 माइनस V1। या चले एक और काम कर लेते हैं, यहां पे इस्तेमाल करो इनिशियल टेम्परेचर है T1, फाइनल टेम्परेचर है T2, इनिशियल वॉल्यूम है V1, फाइनल वॉल्यूम है V2, प्रेशर सेम है। यहाँ पे जनरल केस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT को इस्तेमाल कर दो फॉर फाइनल कंडीशन एज वेल एज इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन PV2 nRT2, इनिशियल कंडीशन PV1 nRT1। प्रेशर सेम है, एक से दूसरे को माइनस करो तो PV2 माइनस PV1 nRT2 माइनस nRT1। P कॉमन ले लो, nR कॉमन ले लो। What is this? Delta V. What is this? Delta T. What is this? Work. इसका मतलब है वर्क भी निकल आया। तो मैंने इस इक्वेशन में पुटिंग करनी थी, डेल्टा क्यू पी भी पता है, डेल्टा यू ये आ गया, वर्क मेरे पास आ गया nR डेल्टा T। Now dividing both sides by n delta T, n डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, यहां पे रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ Cp, यहां पे रह जाएगा Cv, यहां पे रह जाएगा R, इसको उधर ले जाकर माइनस। बेटा प्रूव हो गया, मेरा ये टॉपिक भी खत्म।
प्रूव करने के लिए मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सहारा लिया, इस वजह से इसको भी हम बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो माय फिफ्थ एप्लीकेशन इज to prove that the difference between molar heat capacity at constant pressure and molar heat capacity at constant volume is equal to general gas constant R. तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे? Let us consider n number of moles of a gas which are enclosed in a cylinder having non-conducting walls, non-conducting piston. ना फिक्स कहो ना मूवेबल कहो, क्योंकि दोनों काम करने हैं. Suppose for delta T rise in temperature at constant volume, the amount of heat supplied to the gas is delta QV, इस तरह कहना है, which is equal to NCV delta T. Applying first law of thermodynamics in this case, since at constant volume work is equal to 0, तो delta W 0 लगाकर delta U अपनी जगह, delta Q की वजह delta QV वो लगा दो. Now for the same number of moles N and for the same rise of temperature delta T, but at constant pressure, the amount of heat supplied to the gas is delta QP, which is equal to NCP delta T. Remember, in this case we will supply some more amount of heat as compared to constant volume process, because in this case a part of the heat will be used by the gas, by the system to do some work on the surrounding. So उस वर्क के लिए हमें कुछ ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी. तो जनाब in this case मेरे पास, now in this case since the work can be calculated by the help of P delta V, applying general gas equation for initial condition, then applying general gas equation for final condition, एक से दूसरे को माइनस करो, वर्क निकल आएगा. Now applying general gas first law of thermodynamics for constant pressure process, तो डेल्टा Q की वजह डेल्टा QP जो कि मेरे पास है, डेल्टा U, the change in internal energy in both the cases will be the same because the change in temperature in both the cases is the same. तो जनाब डेल्टा U यही लगा दो, डेल्टा W निकाल दिया, डिवाइड करो. हम दोनों में चेंज इन टेम्परेचर क्यों सेम रखना चाहते हैं? अगर आपको याद हो, सी की एक्चुअल डिफिनीशन ये थी कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. इसका मतलब हम ये 1 ले रहे थे, 1 का मतलब एक कांस्टेंट ले रहे हैं. तो दोनों में ये चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल भी, चेंज इन टेम्परेचर भी. अब तुम्हारी मर्जी है प्रोसेस कौन सा करना चाहते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर. तो इसलिए हम दोनों में एन भी सेम रख रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर भी सेम रख रहे हैं. यहां से भी अगर आप देखोगे तो Cp मैंने कहा था इज ग्रेटर देन Cv, तो जब ज्यादा से कम को माइनस करोगे आंसर प्लस में आएगा. तो इस प्लस का यह भी मतलब हुआ कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv. तो जनाब मैंने ये फिफ्थ एप्लीकेशन भी करा दी. इससे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया. थैंक यू बेटा.